हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का विजडम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 मैंने ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने भाई पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 2 के, तो सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ओके जी, क्लियर। अब देखिए, हम बात करते हैं भाई, तो हमने क्या किया, तो इंट्रोडक्शन हमने सारे पढ़ लिए, एक्सरसाइज 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया। अब हम देखो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो चर। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या? दो वेरिएबल का मतलब है, अगर मैं बहुपद की बात करूं, अगर एक सिंपल बहुपद की बात करूं, जैसे आप लोग एक्सरसाइज चैप्टर 2 में पढ़ रखे हैं, बहुपद में मैंने लिख रखा है ax² प्लस bx प्लस c लिख रखा। ओके, क्लियर। ये मैंने पढ़ा, और ये पढ़ने के बाद इसको हम द्विघात बहुपद बोल देते थे। अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं ax प्लस b की, ओनली रैखिक का मतलब होता है रैखिक, रैखिक दो चर वाले। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो भाई अब सबसे पहले मेरे सामने एक पॉइंट आया दो चर वाले। हाँ जी भाई, देखिए अभी मैं बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करना जरूर करिएगा, कमेंट 100% करिए, और कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना जी। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दो चर वाले। तो अगर मैं दो चर की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं दो चर, दो और चर, और एक आता है हमारे पास रैखिक वर्ड, फिर उसके बाद आता है समीकरण। ये मेरे पास दो चर, रैखिक और समीकरण, ये मेरे पास 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर हमने पढ़ा तो यहाँ पर एक चर है केवल, क्या भाई, एक चर है। अगर मैंने रैखिक की बात करूँ, रैखिक का मतलब होता है वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात एक हो। क्या हो भाई, उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, केवल और एक होनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ax² दे दूं, क्या ये रैखिक है? नहीं है। ax³ प्लस bx² प्लस c दे दूं, क्या ये रैखिक है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ओनली 5 बस लिख दिया, क्या भैया ये मेरा रैखिक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने बात कर ली। अब यहाँ पर मैंने जो पढ़ रखा था एक चर का था। अब मैं दो चर की बात करूं, दो चर का मतलब होता है ax प्लस by। पहला मेरा चर x के टर्म्स में और दूसरा मेरा क्या हो गया y। चर का क्या है, अभी देखिए बहुपद में मैंने सारी चीजें बता रखी थी। चर का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू क्या हो, बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, जो क्या रहती है, चेंजमेंट रहती है। तो यहाँ पर दो चर आपको देखने के मिलेंगे। अब उसकी बात करते हैं, रैखिक हमारे पास आ गया, दो चर आपको मालूम चल गया। तो जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो चर मिलेंगे, यानी पहला हमारे पास रैखिक होगा, और से समझिएगा, रैखिक के साथ साथ, रैखिक होने के साथ, यानी दोनों चरों की जो घात होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। अच्छा जी, क्लियर हो गया ना, कि यहाँ पर जो मेरे पास दो चर मिलेंगे, जो दो चर मिलेंगे वो दोनों चर आपके क्या होंगे, रैखिक होंगे। कैसे होंगे भैया, रैखिक होंगे, यानी उनकी जो उच्चतम घात है केवल क्या होगी, एक होगी, है ना। अब भाई बात करते हैं समीकरण। अगर मैं जो ये रैखिक बहुपद मेरे सामने दे रखा है, रैखिक बहुपद दे रखा है, तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर, किसी अन्य 0 के इक्वल कर देता हूं, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया भाई, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर युग्म की बात करें, युग्म माने होता है जोड़ा, है ना, यानी आपको रैखिक समीकरण तो मिलेंगे दो चर वाले, बट जोड़े के साथ मिलेंगे। अगर मैं इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, तो भाई जो दूसरा मेरे पास रैखिक समीकरण होगा वो क्या होगा भैया, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या हो गए, जोड़े हो गए। क्या हो गए भाई, जोड़े हो गए। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ रहा हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई, है ना। तो देखिए अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक अब जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने चर्चा की कि बहुपद की, बहुपद में हमने शून्यक निकालना सीखा था, जीरोज निकालना। और जीरोज में हमने देखा था कि x का वह मान जो किसी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वो उसका क्या कहलाता था, शून्य कहलाता था। अब यहाँ पर मेरे पास भैया दो चीजें आ चुकी हैं। कौन सी आ चुकी हैं, यहाँ पर मेरे पास x है और y। यानी अगर यहाँ पर हल की बात करें, हल का मतलब होता है, एक चीज और बात करें, क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, हल करिए। हल करना, हल करने का मेन मतलब क्या होता है, हल करने का मतलब ये होता है भाई, मैं पूरा ओनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो एक्सरसाइज का। आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द एक्सरसाइज इनटू ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना जी। क्लियर है। अब देखिए हल करने का मतलब यानी x और y का मान निकालना। हल करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान निकालना। अब देखो यहाँ पर एक आपके सामने बात आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए कि x और y का मान निकालना, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास LHS है भैया और ये मेरे पास RHS है। ओके क्लियर है। अगर मैं x और y का वह मान, x और y का मान रखने पर यदि LHS बराबर RHS आ जाता है, तो जो x का मान होगा समथिंग एंड y का जो मान होगा समथिंग, वो इसका क्या होगा, हल होगा। हल करने का मतलब होता है x और y के मान निकालना और x का वह मान जो इसको क्या करे, संतुष्ट कर दे, यानी LHS बराबर RHS कर दे, वह क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। अब देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण की बात, तो जो रेखाएं होती हैं भैया, रेखाएं बेसिक से बात करूं मैं आप लोगों को, जो दो रेखाएं होती हैं उनमें आपस में तीन प्रकार के, एक हिसाब से मैं कह दूं तीन प्रकार से वो आपस में रिलेटेड होती हैं। वो क्या क्या होती हैं आपको मैं बता देता हूँ एक छोटी सी तरीके से। देखिए जो हमारे पास दो रेखाएं, सपोज मैंने बात करी, ये मेरे पास दो रेखाएं, पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, या तो ये दोनों रेखाएं, या तो गौर से समझिएगा भाई, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज पहला मैं बात करता हूँ इंटरसेक्टिंग पर, यानी फर्स्ट लाइन मेरे पास ये है एंड सेकंड लाइन, है ना। ये दोनों एक दूसरे को, ये मेरा L1 है और ये L2, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। पहली कंडीशन मेरे क्या होगी, या तो भाई एक दोनों को क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन पहले तो आपको समझ में आ गई ना, है ना, समझ में आ गई। तो भाई रेखाओं के भी बता रहा हूँ कि रेखाएं परस्पर जो युग्म होता है रेखाओं का, वो किस प्रकार से हो सकती है, यानी दो लाइन आपकी किस प्रकार से रिलेटेड हो सकती है। पहली चीज, या तो दोनों आपस में क्या कर सकती हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरी, या तो पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, L1 और ये क्या हो गया, L2। दूसरी कंडीशन और से समझिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों के एग्जाम में आता है। पहला कंडीशन, या तो ये क्या करेंगे भैया, या तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्लियर। दूसरी कंडीशन, या तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तीसरी कंडीशन, तीसरी भाई मैं बात करूं, यहाँ पर लगा देता हूं भैया, और जो तीसरी रेखा होती है एक दूसरे के क्या होती है भाई, गौर से समझिएगा, पहली दूसरी तीसरी में समपाती होती है। समपाती का मतलब समझ रहे, मान लो ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा, यानी एक के ऊपर एक। जैसे आप लोगों ने भाई आप लोग क्या करते हैं बरसात के सीजन में, जो भाई गांव से बिलोंग करते हैं, कई सारे बच्चे जानते होंगे कि भाई एक कीड़ा होता है, उसके ऊपर कई सारे कीड़े एक साथ ऊपर रहते हैं। ये मान के चलिए इसी के ऊपर है, एक लाइन गई और दूसरी लाइन इसी के ऊपर, इसे हम क्या बोलते थे, समपाती लाइन, समपाती रेखाएं। यानी रेखाएं आपकी एक दूसरे, यानी रेखाओं का जो युग्म होता है वो 3 प्रकार से आपस में रिलेटेड होता है। क्या, पहली चीज, या तो वो पहली कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। दूसरी कंडीशन,
या तो भाई एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा, और तीसरी कंडीशन जो है भैया मेरे पास, वो तीसरी कंडीशन क्या है, वो समपाती हो सकता है। ये सारी कंडीशंस इसमें आ सकती है। क्लियर है। अब यहां पर मैंने समपाती कर दिया, ठीक है। अब देखिए समपाती करने के बाद अब देखिए यहां पर हल करने के लिए जो भाई समीकरण है, समीकरण को हल करने के लिए अभी मैं एक्सरसाइज 3.1 बताऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये रेखाएं हल करने का मतलब, अभी जस्ट बताया, हल करने का मतलब होता है एक्स और वाई के मान निकालना। सिंपल से बात आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि आखिरकार सर हम सवाल को हल कैसे करेंगे। तो हल करने का मतलब होता है एक्स और वाई का मान निकालना। तो हल करने के लिए हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, ग्राफीय विधि। पहला क्या होता है भाई, पहला हमारे पास होता है ग्राफीय विधि की, यानी दो हमारे पास जैसे सपोज ये बहुपद दे रखे हैं, इनको हम ग्राफीय विधि से क्या करें भाई, हल कर दें। ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो इसके हल करने की विधि होती है भाई दो प्रकार से, गौर से समझिएगा। दैट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, और यही हमारे आपके टाइप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहला हमारे पास हो जाता है, बात करूंगा मैं इसको थोड़ा सा और सेट बना देता हूँ, यहाँ से ऐसा लगेगा, ग्राफीय विधि। और हमारे पास दूसरा हो जाता है बीजगणितीय विधि। ओके, क्लियर है ना। एक हमारे पास हो गया ग्राफीय विधि और दूसरा हो गया रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय। तो भाई जो ग्राफीय विधि है, तो ग्राफीय विधि तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं एक आप लोगों को ग्राफ भी बताऊंगा कि आखिरकार ग्राफीय विधि में तीन कंडीशंस आप लोगों की आती है। ठीक है, ग्राफ में हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रेखाओं का, वो तीन से होगा। जैसे भी जस्ट मैंने बताया ना कि या तो रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, या तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समापित होंगी। अब यहाँ पर बीजगणितीय विधि की बात करें, सबसे पहले मैं बीजगणितीय विधि बता दूं, फिर उसके बाद में ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि का जो पहला मेथड है आपके जो बुक में है 3.2 में हम लोग यूज करेंगे, वह आपका होगा, सॉरी 3.2 में नहीं, 3.3 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अभी हम चैप्टर वाइज इन सारी विधियों का हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक। जैसे मैं 3.2 बताऊंगा तो ग्राफीय विधि में बताऊंगा कैसे हम लोग लगाते हैं, और जब हम एक्सरसाइज 2.3.3 में चलेंगे प्रतिस्थापन विधि चलेंगे, और जब हम एक्सरसाइज 4 की बात करेंगे वहां पर आ जाएगा विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि के बाद हमारे पास बीजगणितीय में आता है वज्र गुणनखंड विधि। अब भाई देखो मेरे पास ये तीन विधियां हैं और तीन विधियों के माध्यम से हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। ओके जी, क्लियर हो गया। ठीक है, वज्र गुणन विधि क्लियर हो गया। यहाँ पर ऐसा वज्र गुणन विधि लिख देते हैं। अच्छा, ये तीन विधियां हमारे पास बीजगणितीय विधि में हमारे पास तीन आती है। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, और तीसरी मेरे पास आ जाएगी बेटा वज्र गुणन विधि। ठीक है जी, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा जी सर मेरे समझ में आ रहा है ना। अब ग्राफीय विधि की बात करते हैं। तो ग्राफीय विधि में तीन प्रकार की आपकी ग्राफ बनेंगे।
देखिएगा, गौर से देखिएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? पहली कंडीशन से ग्राफीय विधि की चर्चा कर रहा हूँ। या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। कैसे? प्रतिच्छेद करेंगे। अब भाई जब दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या कंडीशंस आती है आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, देखो प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस क्या होते हैं, इस सारी कंडीशन के साथ बता रहा हूँ। पहला कंडीशन आपका क्या होगा कि A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। अब जब ये कंडीशन आ जाएगी तो रेखाएं क्या होंगी? बीज गणितीय जो निरूपण होगा क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की कंडीशन है। थोड़ा गौर से देखिएगा, अद्वितीय हल जिसे हम बोल देते हैं केवल एक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी केवल क्या होंगे? यहाँ पर लिख देते हैं केवल एक हल। क्लियर हो गया? तो भाई यहाँ पर पहली कंडीशन, यानी जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में जैसे हमारे पास दो चर वाली है, हमारे पास एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अनदर लाइन जो मेरे पास है वो क्या है भाई? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो भाई उसमें ये कंडीशन पहले हमारे प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होगा? a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये हमारे पास क्या होगा? अनुपातों की तुलना से मालूम कर लेंगे कि ये भाई क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। एक कॉमन सा सेंस लगा के रफली आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि फिगर मेरा सही बना है कि नहीं बना। अद्वितीय हल होगा यानी केवल एक ही हल होगा। भाई जो मेरे पास दूसरा कंडीशन आता है वो क्या होती है? जब हमारी दोनों रेखाएं बीजगणितीय ग्राफीय विधि बता रहा हूँ कि या तो इस प्रकार का फिगर बनेगा या तो भाई आपका ऐसा बनेगा कि जो हमारे पास दोनों लाइन है भाई, ये L1 हो गई और ये मेरे पास L2 हो गई, एंड सेकंड इज L1 एंड L2। क्लियर है? अब इस तरह के कंडीशन में जब समांतर रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं में हमारे पास कैसा कंडीशन बनता है? देख लीजिए भाई, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब आपने सोचा होगा सर इसमें c1 c2 से हमें भाई b से मतलब है, c से कोई मतलब नहीं, वो किसी इक्वल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है ना। जब ऐसी कंडीशन होती है तो भाई इसके क्या होते हैं? भाई देखो, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। और जब नहीं काट रही हैं तो इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या भाई? कोई हल नहीं होंगे। और से देखिएगा भाई, समझ में आ रहा है ना सबके? हाँ, कोई हल नहीं होंगे। क्लियर है? देखिए अभी आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, इसका मतलब है इस कोई हल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रही हैं, और जब ये काटेंगे नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब भाई मैं तीसरे की बात करता हूँ, तो तीसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो तीसरी लाइन हमारे पास ग्राफ में बनेगी वो किस प्रकार बनेगी मैं आपको बताता हूँ। अब ये सपोज ये है मेरे पास, दो हो गई, तीसरी मेरे पास क्या बनी? समपाती। कैसे? ये हमारी क्या हो गई? जो ये रेखाएं हो गई ये क्या हो गई? समांतर। समपाती मतलब एक के ऊपर एक लाइन। अच्छा जरा गौर से बताओ आप लोग, कमेंट में जरूर करना भाई, अगर ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड हैं, एक दूसरे को कितनी बार काट रही है? इनफाइनाइट, बहुत बार काटेंगे, जब तक मिलेंगे तब तक काटेंगे, जहां तक मिलेगी वहां तक काटेंगे, यानी अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो तुलनात्मक हमारे पास वो होता है, अनुपातों की तुलना होती है, वो क्या होता है इसमें? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन तुलनात्मक। और इसमें जो कंडीशंस होती है, जैसे इसमें अद्वितीय हल है, इसमें कोई हल नहीं है, और इसमें क्या होंगे भैया? अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक।
क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये चर्चा कर दी कि ये भाई फर्स्ट में मेरे पास ये कंडीशन आ गई, सेकंड में ये कंडीशन आ गई, थर्ड ये ग्राफी विधि में पढ़ेंगे। ग्राफी विधि में आप लोगों की 3 प्रकार के फिगर बन करके सामने आएंगे, ठीक है। और ग्राफ में हम लोग इनका निरूपण भी करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट बीजगणितीय जो हमारा फार्मूला है, बीजगणितीय विधि है, उनमें से प्रतिस्थापन की चर्चा करेंगे, फिर विलोपन की, फिर वज्रगुणन। ओके, क्लियर हो गया भाई। ये 3 पॉइंट जो था इसका मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया। अब देखिए एक ग्राफ भी पढ़ लेते हैं और है ना, तो देखिए अब देखिए भाई, अब इसके बाद मैंने इतना चर्चा कर दिया और ये एक्सरसाइज 3 का जो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इसमें हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले जैसे 3.1 में पढ़ेंगे तो भाई 3.1 में कह देगा कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बना दीजिए। तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें क्या करना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा। ये ना मेरे पास कौन से क्या कर रहा है, हाँ अच्छा, तो कह रहा है कि देखो बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में क्या करके निरूपित की, जो निरूपित करना है, हल नहीं करना, इन बीजगणितीय रूप में निकालना है। और आप लोग क्या करेंगे भाई, ग्राफीय विधि। तो भाई बीजगणितीय रूप में तो चले ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा ग्राफ में हम इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ग्राफ हम कैसे इनका बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ग्राफ देखते हैं भाई, है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे, बिल्कुल 100%। अगर समझ में आ रहा हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको मैंने है ना, मेरे पास ये फ्री है अभी, इसको आप लिख सकते हैं कि हम ऐसा इसका शॉर्ट वे पे एक डायग्राम माइंड में बैठा सकते हैं। ग्राफ अच्छा देखो भाई, इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ग्राफ पेपर आप लोग ले लीजिए भाई, और ग्राफ पेपर में आप लोग 100% इसका दीजिए, 100 to 100% इसका दीजिए, बिल्कुल नो डाउट। बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें डिस्कस बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस पॉइंट पर क्या लेना है। और मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप लोग इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ में भाई जैसे ग्राफ क्या होता है, 2 एक्सरसाइज में मैंने थोड़ा सा ग्राफ में 2.1 में मैंने ग्राफ के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में, लास्ट में आप लोगों को एंड स्क्रीन के ऊपर आइकन के बटन में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो ग्राफ की बात, ग्राफ क्या होता है कि अब मैं आपको बता दूं, अभी आप 7 एक्सरसाइज में इसको फुली डिस्कशन करने वाले हैं। वे प्लेन, जैसे हमारे पास एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो हमारे पास से एक दूसरे के जब लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास एक प्लेन बन करके रेडी है, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक प्लेन बन करके ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और ये हमारे पास कैसी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है। क्षैतिज रेखा हो गई और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर x का मान, यानी दो चर है हमारे पास, x है और दूसरे में y ले लेता हूँ। आप s और t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी डाउट होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। अगर मैं जो मेरे पास क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। क्लियर से एक एक चीज समझिएगा, है ना। ये जो हमारे पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया। और x अक्ष बोलने के बाद हमारे पास जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो क्या होती है, एक्सल एस होती है। सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होती है। इसका जो 0 का अपोजिट होता है ये क्या होता है, y डैश होता है। डैश का मतलब मैं आपको बता दूं, यानी अगर 0 से मैं इस साइड आगे की तरफ चलता हूँ तो मुझे पॉजिटिव साइड नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर लाइन में किसी भी रेशनल नंबर लाइन आपका सिमिलरली अगर मैं इसको और ऊपर वाले को हटा दूँ तो ये नंबर लाइन रेखा बन जाती है हमारे पास। और इसको अगर मैं यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। आप कितना भी ले सकते हैं कि जो भाई आपका ऐसा कुछ ग्राफ बना होता है, ऐसा ऐसा करके कुछ महीन ऐसा ऐसा बना होता है। आप जो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 100, 50 कुछ भी ले सकते हैं। मैं 1 का ले रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड दैट इज सो ऑन, कुछ भी हो सकता है।
इधर -1 -2 -3 -4, यानी x की वैल्यू के लिए जो मेरा क्षैतिज रेखा है वो क्या है, x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू। अगर y की वैल्यू की बात करूँ तो ऊपर तरफ क्या होता है, y की वैल्यू भाई पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड दैट इज सो ऑन, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, क्या भाई, -1 -2 -3 एंड -4 एंड दैट इज। अब मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, 100% समझिएगा और चैप्टर 3 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके सामने, है ना। समझ में आ रहा हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। अब देखिए भाई, इतना मैंने कर लिया, तो अब एक चीज याद रखना है, नोट पॉइंट कुछ बेसिक्स नोट्स हैं उनको याद रख लीजिएगा। कौन सा नोट पॉइंट है मेरे पास, देखिए पहली चीज क्लियर अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष में y का जो मान होता है 0 होता है। एक चीज क्लियर हो गई, यानी अगर मैं इस एक्स की बात करूं तो इस एक्स में मैं कहीं पर भी उंगली रख दूं, वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तो ऑलरेडी होती है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 एंड y की भी वैल्यू 0, बट एक्स अक्ष में कहीं पर भी जो ये लाइन मेरे पास बन रखी है, इस लाइन में कहीं पे भी यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर भैया y की वैल्यू 0 होगी। तो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि जैसा अगर x अक्ष में y की वैल्यू 0 होती है तो y अक्ष में x की वैल्यू 0 होगी, ऑफकोर्स 100% राइट है। तो भाई जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्या, कि अगर मैं y अक्ष की बात करता हूँ भाई, y अक्ष में जो x का मान होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। अगर मैं y अक्ष की बात करूं, यानी जो मेरे पास y अक्ष लिख रखा है, इस y अक्ष में यहाँ पर आपका x का मान 0 होगा, है ना। किसका मान 0 होगा भैया, x का मान यहाँ पर पूरा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया भाई। तो ये दोनों पॉइंट है बेसिक, आप लोगों को याद रखना है और यही पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में पॉइंट बता दूं कि अगर किसी रेखा को खींचने के लिए अगर मुझे कुछ एक लाइन बनानी, और एक चीज और आपको बता दूं कि जो मेरे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा होती है। कैसी होती है भाई, सीधी रेखा होती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे बता रखा था, जैसे ये देखो प्रक्षेप किया तो भाई जो ये हमारे पास एक ग्राफ, ये जो लाइन बनकर आई वो क्या होगी, एक सीधी रेखा बनी। तो जो इनका ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा होती है। बट जब द्विघात की बात करते हैं तो आपका ऐसा भी बन जाता है ना। जैसे हमारे पास दे रखा है तो ऐसा जैसे आप बहुपद में पढ़ रखे हैं ना, ऐसे आपके ग्राफ बने होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास द्विघात बहुपद था। एक चीज क्लियर हो गई, रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा होगा। तो जो ग्राफ जो इनका बनेगा सीधी रेखा होगा, ठीक है। ग्राफ एक सीधी रेखा होगा भाई, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट याद रखना है अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, यानी कहीं पे आप गलत। और तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है जरा याद रखिएगा, चौथी पॉइंट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आप लोगों को एक लाइन खींचने के लिए न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, एक लाइन खींचने के लिए, यानी यहां पर लिख देता हूं, एक रेखा खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती। अब भाई बात करते हैं कि एक अगर लाइन आप लोगों को खींचना है, ठीक है, उस लाइन को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यानी अगर मुझे कोई लाइन इस ग्राफ में खींचना है तो भाई एक पॉइंट लेकर के तो मैं ग्राफ बना नहीं सकता हूं ना, है ना। तो न्यूनतम कम से कम भाई दो पॉइंट होने चाहिए जब इनको स्ट्रेट कर दूं। अधिकतम आप कितने भी ले सकते हैं, यानी दो बिंदु लेने के लिए हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे करना क्या है। दो चर वाले जैसे रैखिक बहुपद दे रखे, सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे, युग्म दे रखे। एक बार मुझे उस युग्म में पहले जो पहला वाला होगा मेरे पास c1x + b1y + c1 = 0 वाला,
पहले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम करने के लिए एक बार x बराबर 0 रख देना है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, और सेकंड टाइम हमें क्या करना है भाई, y इक्वल टू 0 रख देना है तो भाई मेरे पास दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, तो इजी वे पे मैं दूसरी वैल्यू निकाल करके 2 पॉइंट निकाल करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि एक रेखा खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया, दूसरा ये, तीसरा एक हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, और ये चौथा है एक रेखा खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दूसरा आपको करना क्या है, एक आपको की पॉइंट है, आप लोगों के कई सारे बच्चे x = 4 ले लेते हैं, कई x = 3 ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं, नो डाउट x का कोई भी वैल्यू ले करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मेरा जो सजेशन है, आप एक बार क्या कर दीजिए, x = 0 ले लीजिए, y की वैल्यू जो भी आप कड़ाक से आ जाएगी, एंड सेकंड इज y की वैल्यू 0 ले लीजिए तो मुझे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। 2 पॉइंट फाइंड आउट हो गए, और दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, आपका अच्छा खासा एक सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन बन करके क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बनाता हूँ। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर समझ में भी आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करिए। ओके जी, ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ओनली रैखिक बहुपद ले रहा हूँ, जैसा मैं इसमें करूंगा, अगर मैं इसका युग्म ले लूंगा तब वैसा ही उसमें भी करूंगा। भाई ये जो तीसरा चैप्टर है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, 10th में आपके लिए यूजफुल तो वही है, साथ में 11th में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में 12th में भी आप लोगों का है, उसमें भी आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भाई देखिए मेरे पास ये दे रखा है, तो भाई मैं इसमें करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं जो मेरा स्टेप है मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले मैं इसमें y = निकाल लेता हूँ, तो भाई y = 3, y = 6 - x, एंड y = मेरे पास कितना हो गया भाई, 6 - x/3। गौर से समझिएगा। तो मैं इसका एक ऐसा टेबल बना देता हूँ, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं भाई। यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 - x/3। मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, एक बार x = 0 लिख दीजिए, x = 0 रखने पर, ठीक है, x = 0 रखने पर, तो भाई जो x = 0 रखेंगे तो यहाँ पर पुट करता हूँ ना, तो y = मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 - 0/3, यानी 6/3 = 3 × 2 = 6, कितना आ गया भाई, 2 आ गया। भाई देखो एक x की वैल्यू 0 रखने पर y का मान निकल आया, एंड सेकंड में क्या करूंगा, y = क्या कर दूंगा, 0 रखने पर। आप ये नहीं निकाल सकते, आप ये ना निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल सकते, इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप लोग निकाले, बट ऐसा कुछ निकालने से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो y = जैसे मैं 0 लिख देता हूँ तो 0 = 6 - x/3 हो जाएगा, तो ये कितना 3 0 हो जाएगा, तो कितना 6 - x = 0, दिस इम्प्लाइज x = कितना भाई, 6। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 6, 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट मेरे पास क्या हुआ, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू सेकंड है, दूसरे में सेकंड इज x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। अब पुट कर दो यार इसमें, है ना, क्या भाई x की वैल्यू 0, तो भाई x की वैल्यू 0 किस में होती है, मैंने बता रखा है अभी जस्ट कि y अक्ष में x की वैल्यू 0, तो कहाँ पर होगी, जहाँ पर y = क्या होगा, 2। तुम्हारे पास y = क्या है, 2, यहाँ पर 0,2 हो गया। सेकंड x की वैल्यू 6, तो भाई 4 5 6, और y की वैल्यू कहाँ पर होगी, x अक्ष में 0 होगी, तो कहाँ पर, इसको लिख देते हैं 6,0। अब इन दोनों लाइन को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इस प्रकार से मेरा ये एक रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण का एक जो साइन है वो बन करके, ग्राफ बन करके रेडी हो गया। ये ग्राफ किसका है भाई, x + 3y = किसका है भाई, 6 का। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम पॉइंट निकालते हैं, न्यूनतम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। दोनों पॉइंट निकालने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। अगर इसमें मेरे पास दूसरा बहुपद दिया होता, दूसरा बहुपद भी बना लेते। अगर वो इसको काटता तो प्रतिच्छेद, जस्ट अभी साइन बना रखा है, पैरेलल जाता, कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसमें जो मेरे पास भाई आती है सेकंड कंडीशन संपातिक, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ऐसा होता, तो यानी इसके अपर
अपरिमित रूप से कई सारे ढेर सारे इसके क्या होते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया भाई। तो ये एक्सरसाइज जो मेरे पास 3 था, चैप्टर 3 था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसमें हमने इस चीज को क्या कर रखा है, पढ़ा। क्लियर हो गया। सो अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अब हम चलेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 की हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।